नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सब कुछ ठीक चल रहा हो और फिर अचानक एकदम से बिना किसी वजह के बहुत तेज डर या घबराहट ने घेर लिया हो? हाँ। जैसे दिल जोरों से धड़कने लगे, सांस लेना मुश्किल हो जाए और लगे कि बस कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आज हम इसी अनुभव पर यानी पैनिक अटैक और पैनिक डिसऑर्डर पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो जानकारी है उसमें कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, आम जानकारी है और पटना की एक महिला की कहानी भी है। साथ ही जहानाबाद के मेड्रिक हॉस्पिटल में जो मदद मिलती है उसका भी जिक्र है। बिल्कुल। तो कोशिश यही है कि इस जानकारी से वो खास बातें निकालें जिनसे ये समझने में मदद मिले कि आखिर ये है क्या और इससे मतलब कैसे डील किया जा सकता है। ये बहुत जरूरी टॉपिक है क्योंकि सच में काफी लोग हैं जो चुपचाप इसे जूझते रहते हैं। उन्हें कई बार पता ही नहीं होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। सही बात है। तो हाँ, शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि ये पैनिक अटैक या पैनिक डिसऑर्डर आखिर होता क्या है। हाँ, क्योंकि पैनिक शब्द तो हम रोज की बातचीत में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे अरे पैनिक मत करो, पर यहाँ शायद इसका मतलब कुछ और है, गहरा है। बिल्कुल सही कहा आपने। आम बोलचाल वाला पैनिक और जिसे हम क्लिनिकल पैनिक अटैक कहते हैं उसमें फर्क है। अच्छा। पैनिक अटैक असल में बहुत तेज डर या बेचैनी का एक अचानक आने वाला दौरा होता है और ये कुछ ही मिनटों में एकदम पीक पर पहुंच जाता है। कुछ ही मिनटों में? हाँ, और अक्सर इसका कोई साफ कारण या खतरा सामने नहीं होता, मतलब बेवजह ही। और जब ये अटैक्स बार बार होने लगते हैं और साथ में इंसान को ये डर सताने लगता है कि अरे अगला अटैक कब आ जाएगा, हाँ। या फिर वो उन जगहों पर जाने से बचने लगता है जहां उसे लगता है कि अटैक आ सकता है, तब इसे पैनिक डिसऑर्डर कह सकते हैं। ये एक तरह का एंजाइटी डिसऑर्डर है। अच्छा, तो मतलब ये जो रोज की चिंता होती है उससे अलग है। जैसे मान लीजिए इम्तिहान से पहले घबराहट हो रही है या कोई जरूरी मीटिंग है, तो वो पैनिक अटैक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सामान्य चिंता है। वो किसी खास वजह से होती है और जब वो वजह खत्म हो जाती है तो चिंता भी चली जाती है। ठीक है। पैनिक अटैक एकदम अचानक आता है, बिजली की तरह, और कहीं भी हो सकता है। कहीं भी? हाँ, कहीं भी। आप गाड़ी चला रहे हो, मॉल में हो, ऑफिस में हो, यहाँ तक कि घर पर आराम करते हुए या सोते हुए भी आ सकता है। सोते हुए भी? जी। जानकारी यही बताती है कि इसका कोई ठिकाना नहीं होता, कभी भी हो सकता है, और यही बात इसे और ज्यादा डरावना बना देती है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो तो सुनने में काफी सीरियस लगते हैं। कई बार तो लोग शायद सोचते होंगे कि कोई और ही बड़ी बीमारी हो गई है, हार्ट अटैक जैसा कुछ। हाँ, ये बहुत आम है और इससे डर और बढ़ जाता है। लक्षणों की लिस्ट तो काफी लंबी है, पर हम उन्हें थोड़ा ग्रुप में समझ सकते हैं। हाँ, बताइए। सबसे कॉमन है शारीरिक लक्षण, जैसे दिल की धड़कन का बहुत तेज हो जाना या लगना कि दिल ठीक से नहीं धड़क रहा, जिसे पैल्पिटेशंस कहते हैं। हाँ। इसके साथ बहुत ज्यादा पसीना आना, शरीर कांपना, हाथ कांपना। और वो सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द। आपने सही कहा, लोग इसे हार्ट अटैक समझ लेते होंगे। बिल्कुल। सांस फूलना, ऐसा लगना कि दम घुट रहा है, या सीने में भारीपन, जकड़न या दर्द महसूस होना, ये लक्षण हार्ट अटैक जैसे ही लगते हैं। इसीलिए जब पहली बार होता है तो लोग अक्सर सीधे इमरजेंसी भागते हैं। हाँ, स्वाभाविक है। और भी लक्षण है, जैसे चक्कर आना, लगना कि अभी बेहोश हो जाएंगे, जी मिचलाना या पेट में अजीब सी गड़बड़ होना, एकदम से बहुत गर्मी लगना या फिर ठंड लगना, हाथ पैर सुन्न होना या उनमें झंझुनी सी होना। बाप रे, ये तो सिर्फ शारीरिक लक्षण हुए। मानसिक या इमोशनल लेवल पर क्या होता है? क्योंकि डर तो मन की ही चीज है। बिल्कुल। ये शारीरिक लक्षणों के साथ साथ मन में भी बहुत तेज तकलीफ होती है। जैसे ये लगना कि आप अपना कंट्रोल खो रहे हैं या शायद पागल हो रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा भी लगता है कि वो अपने शरीर से अलग हो गए हैं या आसपास की दुनिया असली नहीं लग रही, धुंधली सी, अजीब सी। इसे डीपर्सनलाइजेशन या डीरियलाइजेशन कहते हैं। अच्छा। और इन सब के ऊपर जो सबसे तेज एहसास होता है वो है मरने का डर। ऐसा लगता है कि बस अभी जान निकल जाएगी। तो ये सारे लक्षण मिलकर एक बहुत ही भयानक अनुभव बनाते हैं। इतने सारे मुश्किल लक्षण एक साथ, ये तो वाकई बहुत डरावना लगता है। अच्छा, ये अटैक रहता कितनी देर है? क्या घंटों तक चलता रहता है? नहीं, आमतौर पर ऐसा नहीं होता। पैनिक अटैक का जो पीक होता है वो 5 से 20 मिनट के अंदर ही आ जाता है, फिर वो धीरे धीरे कम होने लगता है। अच्छा, 5 से 20 मिनट। हाँ, हो सकता है कुछ लक्षण थोड़ी देर और रहें, लेकिन वो जो सबसे तेज दौर होता है वो ज्यादा लंबा नहीं खिंचता
और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। क्या एंड भी था जी। क्या उनकी कहानी से हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ये असल जिंदगी में कैसा महसूस होता है? हाँ बिल्कुल, असल जिंदगी की कहानियां अक्सर आंकड़ों और परिभाषाओं से ज्यादा कनेक्ट करती हैं। अंजलि 32 साल की महिला, उनका अनुभव काफी टिपिकल है जैसा पैनिक अटैक में होता है। कहानी बताती है कि वो एक दिन बस में सफर कर रही थी और सब ठीक था, फिर अचानक उनका दिल बहुत तेज धड़कने लगा, उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत होने लगी, हाथ कांपने लगे और एकदम से ये डर लगा कि वो मरने वाली हैं। देखिए बिल्कुल वही लक्षण, अचानक शुरुआत, तेज शारीरिक लक्षण जैसे दिल धड़कना, सांस फूलना, कांपना और मरने का भयानक डर। हाँ, और ये एक बिल्कुल सामान्य सी स्थिति में हुआ, बस में सफर करते हुए। और ये सब करीब 10 मिनट तक चला, फिर धीरे धीरे वो ठीक हो गई। लेकिन जाहिर है वो बहुत डर गई होंगी, डॉक्टर के पास भी गई। हाँ, जांच हुई, पर डॉक्टरों ने कहा कि उनका दिल बिल्कुल ठीक है। ये भी शायद आम बात है ना? हाँ, बहुत आम। अक्सर शुरुआती जांच में कोई शारीरिक गड़बड़ी नहीं मिलती, क्योंकि प्रॉब्लम असल में शरीर का जो फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स है, खतरे से लड़ने या भागने वाला सिस्टम, उसके गलत टाइम पर एक्टिवेट हो जाने से जुड़ी है, किसी अंग की खराबी से नहीं। अच्छा। लेकिन अंजलि जी के लिए बात वही खत्म नहीं हुई। जानकारी ये बताती है कि दौरे उन्हें फिर से होने लगे, बार बार। और फिर उनमें वो बदलाव आया जिसका जिक्र हमने पहले किया था। उन्हें ये डर रहने लगा कि अगला अटैक पता नहीं कब आ जाए। हाँ, वो डर का डर। बिल्कुल। वो बस में सफर करने से कतराने लगीं, भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचने लगीं। पहला अनुभव इतना डरावना था कि उसकी याद और दोबारा होने का डर ही अपने आप में एक नया स्ट्रेस बन गया। ये तो एक साइकिल जैसा बन गया। हाँ, एक दुष्चक्र। अटैक का डर चिंता बढ़ाता है और बढ़ी हुई चिंता से अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। अंजलि जी का जो अनुभव है वो शायद उत्तर भारत में जैसे बिहार, यूपी, दिल्ली साइड में कई लोगों को जाना पहचाना लगेगा, खासकर उन जगहों पर जहां शायद मेंटल हेल्थ पर खुलकर बात करना अभी भी उतना आम नहीं है। तो अगर किसी को अंजलि जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब पता कैसे चलता है कि ये पैनिक डिसऑर्डर ही है? इसका निदान, डायग्नोसिस कैसे होता है? देखिए, सबसे पहला और जरूरी कदम है मदद लेना। अगर ये लक्षण आपकी रोज की जिंदगी में दिक्कत पैदा कर रहे हैं तो चुपचाप सहते रहना कोई हल नहीं है। जैसे मेड्रैक हॉस्पिटल, जहानाबाद जैसी जगहों का जिक्र है जहां एक्सपर्ट मदद मिलती है। अब रही बात निदान की, तो डॉक्टर कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहले वो लक्षणों की पूरी हिस्ट्री लेंगे। कब शुरू हुआ, कितनी बार होता है, कितनी देर रहता है, किन हालात में ज्यादा होता है, क्या कोई खास चीज है जिससे ये बढ़ता या शुरू होता लगता है। अच्छा। फिर वो ये भी जानना चाहेंगे कि आप कैसा महसूस करते हैं अटैक के दौरान और उसके बाद। क्या कोई शारीरिक जांच भी होती है, टेस्ट वगैरह? हाँ, वो भी जरूरी है, ये पक्का करने के लिए कि लक्षणों की वजह कोई और शारीरिक बीमारी तो नहीं है, जैसे थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है या दिल की कोई कंडीशन या सांस की कोई दिक्कत। अच्छा। तो कुछ बेसिक मेडिकल टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट हैं, ECG है, ये सब किए जा सकते हैं। जब ये पक्का हो जाता है कि कोई शारीरिक वजह नहीं है, तब पैनिक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस ज़्यादा साफ होता है। डॉक्टर आपके स्ट्रेस लेवल के बारे में, हाल में जीवन में क्या चल रहा है, आपका पूरा इमोशनल हेल्थ कैसा है, इस सब पर भी बात करेंगे। लेकिन अपने डर के बारे में, अपनी अंदर की फीलिंग्स के बारे में किसी अजनबी से बात करना, चाहे वो डॉक्टर ही क्यों ना हो, ये आसान नहीं होता होगा। ये बात सही है, इसमें हिम्मत तो लगती है, पर ये याद रखना जरूरी है कि डॉक्टर या थेरेपिस्ट जो होते हैं वो ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स हैं। उनका काम मदद करना है, जज करना नहीं। आप जितनी ईमानदारी से अपनी बात रखेंगे उतनी ही सही मदद मिल पाएगी। और ये जानना भी जरूरी है कि आप अकेले नहीं हैं। पैनिक डिसऑर्डर काफी कॉमन है और सही मदद से लोग बिल्कुल ठीक होते हैं। ये सही मदद, ये क्या होती है? मतलब डायग्नोसिस हो गया तो फिर इलाज क्या है? क्या इससे पूरी तरह ठीक हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, पैनिक डिसऑर्डर का इलाज मुमकिन है और अक्सर बहुत असरदार भी होता है। अच्छा। इलाज का मकसद होता है पैनिक अटैक कम करना, उनकी गिनती भी और उनकी शिद्दत भी। वो जो अटैक आने का डर है उसे कम करना और आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लाना, उन चीजों को फिर से करने लायक बनाना जिनसे शायद आप डरने लगे थे। जैसे मेड्रैक हॉस्पिटल, जहानाबाद जैसी जगहों पर कई तरह की ट्रीटमेंट उपलब्ध है। कौन कौन से तरीके हैं? सबसे अहम और सबसे असरदार तरीकों में से एक है बातचीत वाली थेरेपी, जिसे टॉक थेरेपी कहते हैं। खास तौर पर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी CBT, इस पर काफी जोर दिया जाता है। CBT, ये नाम तो सुना है काफी, पर ये काम कैसे करती है? मतलब सिर्फ बात करने से
इतने तेज शारीरिक लक्षण कंट्रोल में आ सकते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, सीबीटी सिर्फ बातचीत नहीं है, ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड थेरेपी है। अच्छा। ये इस बात पर आधारित है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। सीबीटी आपको ये पहचानने में मदद करती है कि कौन से नेगेटिव या गलत सोचने के तरीके हैं जो पैनिक को बढ़ाते हैं। जैसे ये सोचना कि ये घबराहट मुझे मार डालेगी या मैं अपना कंट्रोल खो दूंगी। थेरेपिस्ट आपको इन विचारों को चैलेंज करना सिखाते हैं और उनकी जगह ज्यादा असलियत के करीब रियलिस्टिक विचार रखना सिखाते हैं। साथ ही इसमें रिलैक्स करने की टेक्निक सिखाई जाती है और डर वाली सिचुएशन का धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सामना कैसे करना है, ये भी सिखाया जाता है। मेड्रेक जैसी जगह पर सीधे मानसिक स्वास्थ्य विभाग से सीबीटी के लिए संपर्क किया जा सकता है। ये एक तरह से कह सकते हैं कि दिमाग को रीट्रेन करने जैसा है। ये तो काफी उपयोगी लग रहा है। क्या दवाइयों का भी कोई रोल है इसमें? हाँ, कुछ केसेस में दवाएं भी दी जाती हैं, खासकर अगर अटैक बहुत ज्यादा आ रहे हों, बहुत गंभीर हों या मरीज इतना परेशान हो कि थेरेपी ठीक से शुरू ना कर पा रहा हो। अच्छा। तो डॉक्टर कुछ दवाएं लिख सकते हैं। आमतौर पर एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी दवाएं होती हैं। ये लक्षणों को कंट्रोल करने में मदद करती हैं ताकि इंसान सीबीटी और दूसरी टेक्निक्स पर बेहतर तरीके से काम कर सके। अक्सर देखा गया है कि दवा और थेरेपी दोनों का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा काम करता है। और लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब खान-पान, नींद, एक्सरसाइज, इन चीजों का भी कोई फर्क पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। इस पर भी जोर दिया जाता है। लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव पैनिक को मैनेज करने में बहुत मदद कर सकते हैं। जैसे क्या? जैसे कैफीन कम करना, यानी चाय, कॉफी, कोला ड्रिंक्स, और निकोटीन, सिगरेट, तंबाकू वगैरह बंद करना या कम करना, क्योंकि ये दोनों चीजें चिंता और पैनिक के लक्षणों को बढ़ा सकती हैं। नियमित रूप से एक्सरसाइज करना, खासकर एरोबिक एक्सरसाइज जैसे चलना, दौड़ना, तैरना, ये स्ट्रेस कम करने और मूड अच्छा रखने में मदद करता है। और शायद नींद पूरी लेना और स्ट्रेस कम करने के तरीके सीखना, ये भी जरूरी होगा। बिल्कुल, नींद का एक पक्का रूटीन बनाना बहुत जरूरी है और साथ में रिलैक्सेशन टेक्निक सीखना, जैसे गहरी सांस लेने के व्यायाम, डीप ब्रीदिंग या योग या ध्यान। ये पैनिक के लक्षण जब शुरू हो रहे हो तभी उन्हें संभालने में मदद कर सकता है। ठीक है। और हाँ, एक और बात, सोशल सपोर्ट, अपने परिवार वालों से, दोस्तों से बात करना, अपनी फीलिंग्स शेयर करना, ये भी बहुत ताकत देता है। ये सब जानकर एक सवाल और आता है मन में कि आखिर ये होता क्यों है? किसी को पैनिक डिसऑर्डर क्यों हो जाता है? इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? ये एक अहम सवाल है। देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा कारण नहीं होता। ये अक्सर कई चीजों के मिलने से होता है। अच्छा। कुछ वजहें हो सकती हैं। एक तो जेनेटिक्स, मतलब अगर परिवार में किसी को एंजाइटी या पैनिक डिसऑर्डर रहा है तो थोड़ा रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा, जिंदगी में कोई बड़ा स्ट्रेस या बदलाव आया हो, जैसे कोई गंभीर बीमारी हुई हो या देखी हो, किसी अपने की मौत हो गई हो, तलाक हुआ हो, नौकरी चली गई हो या कोई और दर्दनाक हादसा हुआ हो। ये चीजें ट्रिगर बन सकती हैं। क्या दिमाग के अंदर भी कुछ होता है, मतलब केमिकल्स वगैरह? हाँ, ऐसा माना जाता है कि ब्रेन केमिस्ट्री में दिमाग के रसायनों में कुछ बदलाव हो सकते हैं, खासकर वो न्यूरोट्रांसमीटर जो डर और चिंता को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों का स्वभाव भी थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो स्ट्रेस को लेकर ज्यादा रिएक्ट करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि लंबे समय से कोई स्ट्रेस चल रहा हो, धीरे धीरे वो जमा होता रहता है और फिर अचानक पैनिक अटैक के रूप में सामने आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी को भी हो सकता है, ये कोई मतलब पर्सनल कमजोरी या कैरेक्टर की कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये समझना बहुत जरूरी है। पैनिक डिसऑर्डर एक असली मेडिकल कंडीशन है, जैसे डायबिटीज होती है या अस्थमा होता है, बिल्कुल वैसे ही ये किसी की गलती नहीं है। और अच्छी बात यह है कि जैसा हमने अभी बात की, इसके असरदार इलाज मौजूद हैं। लोग पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और एक नॉर्मल अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। उम्मीद हमेशा है। बिल्कुल। तो आज की इस बातचीत से हमने पैनिक डिसऑर्डर और अटैक के बारे में काफी कुछ सीखा। ये जाना कि ये अचानक आने वाले बहुत तेज डर के दौरे हैं, हाँ, जिनके लक्षण शारीरिक और मानसिक दोनों लेवल पर बहुत परेशान करने वाले हो सकते हैं, पर ये खतरनाक नहीं है। सही। और हमने ये भी समझा कि जब ये अटैक बार बार होने लगे और साथ में अगले अटैक का डर बना रहे तो ये पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है। हाँ। अंजलि की कहानी ने हमें दिखाया कि ये अनुभव कितना रियल होता है
और जिंदगी को कैसे रोक सकता है। हाँ। और कैसे वो डर का डर ही अपने आप में एक प्रॉब्लम बन जाता है। हाँ, और सबसे जरूरी बात, हमने इलाज की ऑप्शंस पर बात की, सीबीडी जैसे थेरेपीज, जरूरत हो तो दवाएं, और अपनी लाइफस्टाइल में अच्छे बदलाव। जी। मेड्रिक हॉस्पिटल जहानाबाद जैसे नाम हमें याद दिलाते हैं कि मदद है और रिकवरी बिल्कुल मुमकिन है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर कोई सुनने वाले या उनके जानने वाले इन लक्षणों को महसूस कर रहे हैं तो मैसेज एकदम साफ है, आप अकेले नहीं हैं और मदद मौजूद है। प्रोफेशनल हेल्प लेने में बिल्कुल झिझके नहीं। हाँ, मेड्रिक हॉस्पिटल जहानाबाद जैसे संस्थान हैं जो गाइडेंस और इलाज दे सकते हैं। मेंटल हेल्थ, वेलनेस और रिकवरी पर ऐसी ही और जानकारी भरी बातों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको लगे कि ये जानकारी किसी के काम आ सकती है तो प्लीज़ इसे उनके साथ शेयर ज़रूर करें। मेड्रिक हॉस्पिटल जहानाबाद का भी यही संदेश है, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवा यहीं बिहार में। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं आपके सोचने के लिए, जो आज की बात से ही निकला है। ये कितनी अजीब और उलझी हुई बात है ना, कि कैसे सिर्फ डर का डर ही हमें एक ऐसे जाल में फंसा सकता है जिससे निकलना मुश्किल लगे। जरा सोचिए, इस जाल को तोड़ने में जागरूकता, मतलब अपने डर को ठीक से समझना, और सही टाइम पर ली गई प्रोफेशनल मदद कितनी जरूरी भूमिका निभा सकती है।